Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो 6th पेपर है हिंदी भाषा का, उसका हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर 2 है उसका नाम है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं उच्चारण। ठीक है, हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ होती हैं उनको सुनकर समझना, यानी कि ध्वनियों में अंतर करना कि कहाँ पर कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, जैसे कि कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो सुनने में समान लगती हैं, कुछ वर्ण होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं, उनको सुनकर उनमें अंतर कैसे कर सकते हैं, उनका उच्चारण यानी कि शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, फिर उच्चारण में दोष का क्या कारण है, उच्चारण दोष को सही कैसे करवाया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, हिंदी भाषा की ध्वनियाँ। ठीक है, तो हमारा पहला जो हेडिंग है वो है हिंदी भाषा की ध्वनियाँ। आपसे 2015 और 2017 में पूछा गया है कि ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की डेफिनेशन पूछी गई आपसे, तो क्या है देख लेते हैं। सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाली नाद को ध्वनि कहते हैं, यानी कि नाद यानी कि आवाज़। कानों में जो आवाज़ हमें सुनाई देती है ना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, अपने कानों के माध्यम से ही तो सुनाई दे रहा है, तो क्या है ये ध्वनि है। ठीक है, क्या है, सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाली नाद को ध्वनि कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमें जो कुछ सुनाई देता है वह क्या है, ध्वनि है। ठीक है, क्या है, ध्वनि है। तो क्या है, सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाली नाद को ध्वनि कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि थोड़ा आगे आ गए हैं। इससे क्या है, स्पष्ट होता है कि हमें जो कुछ सुनाई देता है वह ध्वनि है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ध्वनि कहलाती है। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन अगर पुटअप कर लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी क्या है, वो ध्वनि है। क्या है, क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। तो अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह ध्वनि है। क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए अगर अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक है, अक्षर का अर्थ क्या होता है, जिनका क्षरण या विनाश संभव नहीं है। आमिष नहीं, क्षर मीन्स विनाश, जिसका विनाश संभव नहीं है, जिसका विनाश संभव नहीं है उसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में बड़ा आ, ई, ऊ, का, गा, चा आदि। ठीक है, जितनी ध्वनियाँ संसार में उत्पन्न होती हैं स्थूल रूप से 2 वर्गों में विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, संसार में जितनी भी ध्वनियाँ बनी हैं जितनी ध्वनियाँ, अगर उनको हम स्थूल यानी कि मोटे रूप से, यानी कि विशेष कर, खास कर मतलब बोलते हैं ना, खास कर जिसमें विभाजित कर सकते हैं, तो 2 ही वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो वो 2 वर्ग कौन से हैं, पहला है सार्थक ध्वनियाँ। ठीक है, दूसरा है निरर्थक ध्वनियाँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सार्थक ध्वनियाँ क्या हैं। सार्थक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जो किसी भाषा में किसी शब्द का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देखिए सार्थक ध्वनियाँ क्या हैं,
कोई ऐसे शब्द, देखिए वे ध्वनियाँ, जैसे कि का हो गया, आ हो गया, पा हो गया, ना हो गया, छा हो गया, मा हो गया, डा डा डा, ठीक है, शा, त्रा, ज्ञा, ठीक है, ये सब जो है क्या है हमारी सार्थक ध्वनियाँ। सार्थक ध्वनियाँ क्यों हैं? क्योंकि जब ये आपस में मिल जाएंगी, देखिए बड़ा आ और माँ मिला तो क्या बना? आम। छोटा आ, ना में बड़े आ का डंडा और रा मिला तो क्या बना? अनार। तो क्या हुई है? ये सार्थक ध्वनियाँ हो गई, क्योंकि जब ये आपस में मिल रही हैं, सम्मिलित हो रही हैं, तो एक सार्थक शब्द का निर्माण कर रही हैं कि जिसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उदाहरण। कलम में का, ला और मा ध्वनियाँ सार्थक हैं। तो क्या है हमारा सार्थक ध्वनि? जैसे कलम है हो गया, ठीक है, तो कलम में हमारा का, ला और मा, ठीक है, 3 ध्वनियाँ मिली हैं। ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ये सार्थक ध्वनियाँ हैं, क्योंकि ये मिलकर एक शब्द बनाते हैं। क्या करते हैं? ये मिलकर एक शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ हो जाता है कलम। कलम अर्थात कि पेन, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, एक सार्थक ध्वनि बन जाती है कलम। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्या है हमारा। दूसरा है निरर्थक ध्वनियाँ। निरर्थक ध्वनियाँ ऐसे शब्द या ध्वनि समूह हैं जो भाषा के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनका कोई वास्तविक अर्थ या शब्दकोश में कोई परिभाषा नहीं होती। ठीक है, देखिए क्या है निरर्थक ध्वनियाँ? भाषा के नियमों का भी पालन करेंगे ये, ठीक है, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक है, और शब्दकोश में क्या उनका अर्थ क्या है, ये समझना संभव नहीं है, क्योंकि शब्दकोश में कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है उनकी। ठीक है, तो क्या है, ये शब्द देखिए उच्चारण करने के भी योग्य होते हैं, ठीक है, लेकिन वे किसी भी ज्ञात भाषा में अर्थ नहीं रखते हैं। तो निरर्थक ध्वनियाँ क्या हैं? भाषा के नियमों का पालन भी करती हैं, उच्चारण करने के भी योग्य होती हैं, लेकिन इनके अर्थ को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इनकी कोई जो है शब्दकोश में कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, ज्ञात भाषा में कोई अर्थ नहीं है इनका। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? निरर्थक ध्वनियाँ। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि उदाहरण हो गया बिफ, योग, मिग। ठीक है, योग तो एक वर्ड बना, आप बिफ और मिग लिखिएगा। ठीक है, इसमें खाली देखिएगा, योग तो एक हमारा वर्ड जो है शब्द बन जाता है। योग का अर्थात होता है यानी कि आसन करना। ठीक है, तो ये काट दीजिएगा, योग का तो अर्थ बनता है। ठीक है, तो आप बस बिफ और मिग लिखिएगा। अब आप मुझे बताइए, देखिए भाषा के नियमों का पालन कर रहे हैं। बा है एक ध्वनि, एक फा है, एक फा वर्ण है, एक बा वर्ण है। ठीक है, मात्रा भी लगी हुई है। वैसे इधर माँ है और गा है, मात्रा भी लगी हुई है जैसे लगती है सार्थक ध्वनियों में। लेकिन इनका क्या कोई शब्द है? शब्द का कोई अर्थ पता है आपको? बताइए, अगर पता है बिफ का क्या अर्थ होता है, मिग का क्या अर्थ होता है, नहीं पता, तो इसीलिए कहा गया है कि जो है हिंदी भाषा जो है उसके जो नियम हैं उनका ये लोग जो है पालन करते हैं, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये हमारी निरर्थक ध्वनियाँ हो जाती हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं आगे। आगे है हमारा वर्ण के प्रकार। ठीक, वर्ण के प्रकार में हमारा क्या है? हिंदी में वर्ण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। हिंदी में वर्ण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, पहला क्या है? स्वर वर्ण है, दूसरे हमारे व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, चलिए स्वर देख लेते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, देखिए जैसे आ है, बड़ा आ है, ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे सब क्या है? ये स्वर हैं। क्या इनमें किसी और वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है इनका उच्चारण करने में? हमें नहीं। अगर हम माँ को बोलेंगे तो माँ प्लस आ,
तो बनेगा माँ, ठीक है। स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं तो व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें हम जो है स्वतंत्र रूप से बोलते हैं किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। तो कौन कौन से, आ ई उ ऋ ए ओ औ, ठीक है, ये सब हमारे स्वर हैं। तो देखिए नोट डाल के लिखवाया भी है मैंने आपको। अगर आपसे कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है कि हिंदी में स्वरों की संख्या जो है 11 है, ठीक। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। 15, 16 और 19 में आपसे पूछा गया कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो ये चैप्टर चल रहा है, ये पूरा ही चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आएगा एंड 100% आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता हिंदी में कि आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना बने, ठीक है। गारंटीड इससे क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक एक हेडिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान लगा के पढ़िएगा, आपको देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन ज़रूर। ये मान लीजिए 2-3 नंबर का आपका एक ही चैप्टर से बनेगा हिंदी में, ठीक है, वो यही चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं। संयुक्त स्वर जिन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है वे स्वर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। देखिए संयुक्त स्वर कौन से हैं, आप सीधा फंडा समझिए कि जो 2 या 2 से अधिक जो है स्वरों के मेल से बनते हैं। स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर स्वर का स्वर से ही मेल हो रहा है और एक नए स्वर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो क्या है, संयुक्त स्वर जिन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है वे स्वर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। रुकिएगा, अच्छा जी। अब देख लेते हैं। देखिए हिंदी में हमारे संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं हमारे, 4 हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से, देखिए पहला है हम आ प्लस ई मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए, ठीक है। अब क्या आ प्लस ए मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए, ठीक है। इसी प्रकार जब हम आ प्लस ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा ओ बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आ प्लस औ मिलाएंगे, 1 मिनट। अब जब हम आ और ओ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आओ बनेगा, ठीक है। अभी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या इस पर, इसलिए राइटिंग साफ़ नहीं आ पाती है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए साफ साफ भी लिखा गया है, ठीक। अभी रुकिए, मैं एक बार आपको फिर से समझा रही हूँ। हमारे जो संयुक्त स्वर होते हैं हिंदी भाषा में उनकी संख्या होती है 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए जो पहला है हमारा, अच्छा लिखने का थोड़ा प्रयास करते हैं, ठीक है। आ प्लस ई तो क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा। अभी सुविधाएं उतनी नहीं है ना, तो इसलिए साफ राइटिंग नहीं आ पाती है इस पर। दूसरा है हमारा आ प्लस ए तो क्या बनेगा हमारा, ए। तीसरा क्या है हमारा, आ प्लस ऊ तो क्या बनेगा, ओ। अब क्या मिलेगा हमारा, जो 4th है यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं रह गया, आ प्लस ओ तो क्या बनेगा हमारा, आओ, ठीक है। तो क्या पहले हमारा बना, हमारा छोटा आ से छोटी ई मिली तो क्या बन गया हमारा, ए बन गया। अब हमारी छोटे आ से ए मिला तो ए बन गया। छोटे आ से हमारा ऊ मिला तो औ बन गया। अब हमारा छोटे आ से ओ मिला तो औ बन गया, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर, 4 होते हैं, जिसमें ए ओ और औ, ठीक है। ए ओ और औ क्या है हमारे, ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला संयुक्त स्वर है ए, दूसरा ए
दूसरा है, तीसरा है ओ और फोर्थ है औ। ठीक है, तो ये हैं हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है, ये हमारी जो 4 हैं संयुक्त स्वर हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संयुक्त स्वर कितने हैं, तो 4 हैं और आपको लिख के भी दिखाने होंगे। अगर आपसे शॉर्ट वेरी शॉर्ट में मल्टीपल चॉइस छोड़ के अगर एक नंबर में भी आपसे पूछते हैं कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आप बताएंगे हिंदी में संयुक्त स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे। आप ऐसे ही लिख के दिखाओगे, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ। ठीक है, आ प्लस ओ बराबर ओ। ठीक है, ये आप लिख के दिखा कर आओगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ये थे हमारे संयुक्त स्वर। अब देख लेते हैं मूल स्वर। देखिए मूल स्वर कितने हैं हमारे? 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है मूल स्वरों की संख्या। कौन कौन से हैं? देखिए वेरी सिंपल ट्रिक है इसकी। देखिए आपको क्या लेना है, पहले देखिए छोटा आ बड़ा आ होता है, सब कुछ छोटे छोटे ले लीजिए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, री ले लीजिए। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, ये ले लीजिए आप। क्या हो जाएंगे? हमारे मूल स्वर हो जाएंगे। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, चलिए अब है हमारा स्वरों के भेद। ठीक है, हम देख लेते हैं स्वरों के भेद। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला भेद है वो उच्चारण और मात्रा के आधार पर है। ठीक है, उच्चारण और उच्चारण की मात्रा के आधार पर। देखिएगा कैसे। उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताने हैं 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर जो है उसको हम लोग एकमात्रिक स्वर कहते हैं। एकमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं इसको? ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक मात्रा, रुकिएगा 1 मिनट, अभी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक मात्रा रुकिएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा एक मात्रा का समय लगता है। तो ये हमारा जो है इसमें क्या है? एक मात्रा का समय लगता है। किसमें? ह्रस्व स्वर में क्या है? एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट है उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर। इसको ह्रस्व स्वर को हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है हमारा एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ठीक। अब देख लेते हैं हमारा दीर्घ स्वर। यही समझ लीजिए, फिर आगे आपको ऐसे ही नोट्स बनवाऊंगी। ठीक है, ये चीज़ यहीं पे समझाते चल रही हूँ आपको। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि द्विमात्रिक, यानी कि इसमें दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मात्रा का स्वर लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर है हमारा। इसके बाद नंबर 3 पे हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर, अर्थात जिसमें 2 मात्राओं से अधिक या फिर 3 मात्राओं का समय लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जो भी आपको ये पढ़ाया जा रहा है चैप्टर आपका हिंदी भाषा में चैप्टर 2, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका ही लाभ है, मेरा कोई लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं सबकी कि आपको कैसे लिख के आना है। देखिए आप लोग खुद देख पा रहे हो कि जो हमारा ये ह्रस्व स्वर है 2015, 16 एंड 22, हो सकता है इससे आगे भी पूछा गया हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छूट भी जाता है ना, कि चीज़ें आई हुई हैं और रह जाती हैं कभी कभी। मतलब 3 बार तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ह्रस्व स्वर जो है ये आपका आया हुआ है। इवन जब मैं DLED अभी कर रही थी
तब भी आपका जो है क्वेश्चन आता ही आता है इससे। ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो 2015, 16 और 22 में आपसे पूछा गया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो आपको क्या लिखना था, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनमें कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, हमारे 4 होते हैं। आपको कैसे याद रखने, सब छोटे वाले लीजिए, जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ, ठीक है, और रे, ठीक है। ये 4 होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ये आपसे पूछा गया है 2016 और 2018 में, ठीक है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अब दीर्घ स्वर जो हमारा है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। हमारे दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के हैं। कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ओ और औ, ठीक है। ये हमारे 7 कौन कौन से हैं, 7 हमारे हैं ये दीर्घ स्वर, ठीक है। तो जो है आपको देखिए, आपको खुद ही अभी डिफरेंस पता चलेगा। रुकिए, मैं अभी आपको समझा रही हूँ। देखिए, जो हमारा ह्रस्व स्वर था, जब हम उसका उच्चारण कर रहे थे कि जिसमें एक मात्रा का समय लग रहा था, ठीक है, जिसमें एक मात्रा का समय लग रहा था, जो हमारा ह्रस्व स्वर था। देखिए, बोल के देखते हैं, आ ई उ रे, ठीक है। स्पीड जल्दी लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा एक मात्रा का समय लगा। अब जो हम दीर्घ स्वर जो हमारे साथ होते हैं, इनको अब हम पढ़ेंगे। देखिए, इनका उच्चारण करेंगे, आ ई उ ए ओ औ, समय लगा, हाँ। तो बस इसीलिए कहते हैं कि एक मात्रा का समय लगेगा ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगेगा तो दीर्घ स्वर, एंड 2 से ज़्यादा यानी कि 3 मात्राओं का समय लगेगा तो प्लुत स्वर। अब देख लेते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। 3 मात्राओं का समय लगेगा तो प्लुत स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर क्या है, देखिए, किसी को पुकारने में अथवा नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, राम आदि, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, तो ये प्लुत स्वर होते हैं। देख लीजिए। अब देखते हैं प्लुत स्वर की पहचान कैसे करेंगे हम। देखिए, प्लुत स्वर की पहचान के लिए लिपि में ये जो एस के जैसी आकृति बनी है, जिसको अष्टांक कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा आपने देखा होगा चौपाइयाँ वगैरह जो होती हैं, जो लिखी होती हैं, उसमें बाद में हमारी इस तरीके से बना होता है। 1 मिनट, उसमें हमारा इस तरीके से बना होता है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं भी बना के दिखा रही हूँ आपको। उसमें हमारा ऐसे बना, देखा है आपने, ऐसे करके। तो ये हमारा क्या होता है, ये प्लुत स्वर की पहचान होती है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये यस के जैसी आकृति बनी है ना, जो इंग्लिश का हमारा लेटर है यस, उसके जैसी आकृति बनी हुई है ना, ये इसको कहते हैं अष्टांक, ठीक है। चलिएगा, अब देख लेते हैं। तो प्लुत स्वर की पहचान के लिए लिपि में अष्टांक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को स्वर के ऊपर लगाकर प्लुत का संकेत दिया जाता है, जैसे कि ओम, ठीक है। चलिए, अभी हम देख रहे थे स्वर जो थे हमारे मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के थे। अब हम जो दूसरा टाइप देखेंगे, उसमें हम देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी कि होंठ की आकृति के आधार पर जो है स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए। पहला है हमारा वृत्ताकार स्वर और दूसरा है हमारा अवृत्ताकार स्वर। तो जो वृत्ताकार स्वर है, अब आपको वृत्ताकार से ही पता चल रहा है कि जब हम बोलेंगे
ठीक है। तो हमारे होंठ जो हैं एक सर्कल के जैसे बन जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ऊ, तो आगे से गोल हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि एक वृत्त जैसा बन गया हो। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहते हैं वृत्ताकार। तो देख लेते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होस्ट गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होस्ट गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है इनकी संख्या? 4 है। कौन कौन सी है देखिएगा? ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब आप जब इनका देखिए उच्चारण करेंगे, इनको बोलेंगे अपने मुख से, तो बोल के देखिए, मेरे साथ बोलिए, ऊ ऊ। देखिए, ऊ ऊ, ओ ओ। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आगे से राउंड हो रहे हैं, बिल्कुल आपके लिप्स जो हैं राउंड हो रहे हैं, एक सर्कल के जैसा बन रहा है। ठीक है, जिसको कहते हैं वृत्तनुमा संरचना बन रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं वृत्ताकार। अब वृत्ताकार अगर आपको लिखने को आ जाए तो होस्ट आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं स्वर, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार क्या है? जिनके उच्चारण में होंठ जो है गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं वो हमारे वृत्ताकार स्वर होते हैं। और वृत्ताकार स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। बोल के देख लीजिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, चलिए आप वृत्ताकार देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होस्ट गोलाकार नहीं होते, देखिए बस उसका एकदम अपोजिट डेफिनेशन देनी है आपको। जहाँ पर वृत्ताकार होता है वो वृत्ताकार, और जिन स्वरों के उच्चारण में होस्ट गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उनको छोड़ दीजिए, बस बाकी सारे स्वर जो हैं लिख दीजिए। देखिए, जो आपने छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ लिखे हैं उनको बस स्किप कर दीजिए, बाकी लिख दीजिए, वो अवृत्ताकार हो जाएंगी। जैसे कि देखिएगा, अभी 1 मिनट, जैसे कि देखिएगा आपका है जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ए। अब आप देखिए इनको बोलकर क्या आपके होंठ गोल हो रहे हैं आगे से कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, आ, छोटी, बड़ी, रे, ए, आई। ठीक है, कहीं से भी होंठ गोल हो रहे? नहीं हो रहे ना। तो ये क्या हुए? हमारे वृत्ताकार स्वर हो गए। तो पहला था हमारा उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर थे। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हमारा आया उच्चारण के आधार पर, होस्ट आकृति के आधार पर। कितने थे? 2 प्रकार के थे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और अब हम देखेंगे जीवा अर्थात जीभ के आधार पर स्वर के बेटे। ठीक है, तो क्या है हमारा? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? अग्रस्वर। देखिए, अग्रस्वर यानी कि जिनको बोलने में हमारा जो बिल्कुल आगे का हिस्सा है जीभ का वो टच होता है, वो क्या हो गया? अग्रस्वर। जो मध्य स्वर बोलने में जो मध्य का हिस्सा टच होता है वो होता है मध्य स्वर। पश्च यानी कि पीछे का हिस्सा जब टच होता है तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण। तो चलिए देखते हैं हमारा अग्रस्वर क्या होता है। देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र यानी कि आगे के भाग से होता है अग्रस्वर कहलाते हैं। अब अग्रस्वर हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और रे। ठीक है, ये हमारे 5 होते हैं अग्रस्वर। कौन से होते हैं? अग्रस्वर होते हैं ये हमारे। अब आगे देख लेते हैं मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग वायु को प्रभावित करता है मध्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो मध्य भाग जब टच होता है यानी कि मध्य भाग से जो उच्चारण होता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, आ। जब आप आ बोलो, देखो आ बोल के देखो आ, तो ये आपको लगेगा कि मध्य में जो है वायु जो है प्रभावित कर रही है, मध्य भाग से उच्चारण हो रहा है जीभ के आ। ठीक है, आ बोल के देखिए आ। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं मध्य स्वर। अब हमारा थर्ड है पश्च स्वर।
जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के पश्च भाग से होता है, यानी कि पीछे के भाग से होता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 5 होती है। ठीक है, देखिए अग्र स्वर की संख्या भी 5, इनकी भी संख्या 5। अब पश्च स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, ये हो गए हमारे पश्च स्वर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। होस्ट आकृति के आधार पर हो गए। अब हम देखेंगे मुखाकृति के आधार पर। अब हम देखेंगे ना मुखाकृति के आधार पर हमारे स्वर कितनी टाइप के होते हैं, तो देख लेते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं। हम देख रहे थे अब क्या है हमारा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 3, एक मिनट रुकिएगा, ये 3 नहीं है, यहाँ पर आप लोग 4 कर लीजिएगा। गलती से आपका लिख गया होगा 3, यहाँ पर ये 4 कर लीजिएगा। क्या करिएगा? मुखाकृति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं, स्वर हमारे 4 प्रकार के हैं। ठीक है, 4 प्रकार के हैं। कितने? 4 प्रकार के हैं। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर स्वर जो हैं हमारे, काट दीजिएगा, 3 की जगह पे 4 कर लीजिएगा। बार बार बता रही हूँ, 4 कर लीजिएगा। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर स्वर जो हैं 4 प्रकार के हैं। पहला है समृत स्वर, दूसरा है अर्ध समृत, तीसरा है विव्रत, चौथा है अर्ध विव्रत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, समृत स्वर कहलाते हैं। समृत स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ। इनको बोल के देखिए कि तो आपका जो मुंह है बहुत कम मात्रा में खुलेगा। देखिए, बोलिए ई, बड़ी ई, ऊ, ऋ। ठीक है, बहुत कम मुंह खुलता है इनमें। अब हमारा दूसरा है अर्ध समृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वर की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। देखिए, समृत में बहुत कम खुलता है और अर्ध समृत में समृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, तो क्या कहलाते हैं? अर्ध समृत कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 होती है। कौन सी है? ए और ओ। ठीक है, ए और ओ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे विव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, विव्रत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, पूरा मुख लेगा वो विव्रत स्वर कहलाएंगे। विव्रत स्वर कितने? 1 है। ठीक है, जैसे आ। अब एक बात सुनिएगा, ये जो समृत स्वर है आपके कहीं कहीं पे बताए जाएंगे कि 4 हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है कुछ विद्वान हमारे हैं जो वो रि जो है इसको स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वर्ण है रि, ठीक है, इसको जो है ये लोग कुछ विद्वान जो है हमारे स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वरों से हटाया नहीं गया है, इसलिए इसको भी हम काउंट करेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हम इसको भी काउंट करेंगे, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा रि भी। ये इसलिए इनकी समृत स्वर जो हैं वो 5 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विव्रत, अर्ध समृत। विव्रत भी हो गया हमारा। विव्रत जो है आ, बोल के देखिए पूरा मुंह खुलेगा आ। ठीक है, अब अर्ध विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। आधा मुख खुलेगा, अर्ध विव्रत कहलाएंगे। 3 है, ए और आ, ए और औ, आ, ए और औ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आज समझाया। आपका जो चैप्टर 2 है उसमें हमारा जो स्वर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अभी मैं आपको व्यंजन पढ़ा देती, लेकिन ये क्लास फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी आपकी थोड़ी देर में फिर से क्लास आएगी, वो व्यंजन की क्लास होगी, उसमें आपको व्यंजन पढ़ाए जाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।